after finishing center of mass and motion of center of mass, let me continue the chapter with momentum and its conservation principle. From today onward, I'll start momentum and its conservation principles. In fact, in the chapter, we'll cumulatively learn the complete physics we had studied before. इसके पहले हमने कई सारी जो फिजिक्स और उसके कंसेप्ट और फंडामेंटल्स सीखे हैं, वह सब क्यूमुलेटिवली इधर और आगे के चैप्टर्स में रिपीट होते जाएंगे, वह सब एड अप होते जाएंगे. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स. इनफैक्ट जैसे जैसे आप आगे आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाते हो, पिछले चैप्टर्स के कंसेप्ट और फंडामेंटल्स वो रिपीट होते जाते हैं, वह एडअप होते जाते हैं, उनका लेवल बढ़ता चला जाता है. देखिए, सेंटर ऑफ मास में हमने यह सीखा था कि कोई सा भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जिस जगह पर हम पूरे के पूरे मास को कन्वर्ज करवा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट करवा सकते हैं, और उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पूरे मास सिस्टम का बिहेवियर होता है. उस सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का हमने तरीका सीखा. अलग अलग तरह की बॉडीज और उनके सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन हमने करा. हमने लीनियर मास सिस्टम, हमने प्लेनर मास सिस्टम, हमने 3 डायमेंशनल मास सिस्टम, इन सभी मास सिस्टम के हमने सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करना सीखा था. वह सेंटर ऑफ मास का डिटर्मिनेशन आगे आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई होगा, इसीलिए हमने उसको उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सीखा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल. नाउ दिस इज एनी बॉडी हैविंग मास m moving with some velocity v. Mind it, mass is a scalar quantity and it's defined as the property of body by virtue of which it possesses inertia. Mass एक scalar quantity है and it's property of any body by virtue of which body possesses inertia. And velocity, it's a vector quantity and it's defined as the rate of change of displacement. Now this moving body hits you. यह body, it make a impact with any body. यह जो body move कर रही है, ये किसी चीज से टकराती है, टकराकर उस पर कुछ असर छोड़ती है. नाउ व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट? इस बॉडी के टकराने से क्या इफेक्ट होगा, उस इंपैक्ट का, उसके टकराने का क्या असर होगा? दैट इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी, वी कॉल इट मोमेंटम. मोमेंटम इज डिफाइंड एज measure of, it's a measure of effect of impact. Momentum is measure of effect of impact. कोई बॉडी किसी चीज से टकरा रही है तो उसके टकराने से उस बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा? अब जरा सोचिए, एक बॉडी है 10 ग्राम की, वह 1 मीटर पर सेकेंड से आपसे आकर टकराती है. ऑन द अदर हैंड, द सेम बॉडी, वही 10 ग्राम की, मैं एक रिवॉल्वर के अंदर
उसे माउंट कर देता हूं, एक बुलेट है 10 ग्राम की, और उसे फायर करता हूं और वो आपसे आकर टकराती है। रिवॉल्वर में माउंट की गई यह बुलेट, इट्स ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से यह बुलेट आपसे आकर टकरा रही है। नाउ जस्ट इमेजिन कि किसका इंपैक्ट का इफेक्ट ज्यादा होगा, मोर सिवियर वुड बी द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ट्रैवलिंग एट द वेलोसिटी ऑफ डेफिनेटली 100 मीटर्स पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी आकर टकरा रही है, उसका उतना असर नहीं होगा, जबकि 100 मीटर पर सेकेंड से आके कोई बॉडी आपसे टकराती है तो उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा होगा। We used to say this momentum, which is denoted by P, would be directly proportional to velocity vector. जितनी ज्यादा बॉडी की वेलोसिटी होगी, उस बॉडी के टकराने से इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट उतना ही अधिक होगा, उतना ही सीवियर होगा, उतना ही सीरियस होगा। We used to say momentum would be directly proportional to velocity. सेम मास की बॉडी अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल की जाए तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसी तरह से नाउ जस्ट इमेजिन 10 ग्राम की एक बॉडी इस तरह से गिर रही है और आपके ऊपर टकराती है। 10 ग्राम की बॉडी, क्या इफेक्ट होएगा? कोई खास नहीं। ऑन द अदर हैंड जस्ट इमेजिन एक 100 केजी की एक बॉडी इसी तरीके से गिराई जाए, जब इसी तरीके से उतनी ही हाइट से वह गिरेगी, इट वुड हैव सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी सेम होनी है। 100 केजी की बॉडी आपके ऊपर इस तरह से ही गिर जाए। नाउ इमेजिन द इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट किस केस में ज्यादा होगा? डेफिनेटली 10 ग्राम की बॉडी के ऊपर गिरने से कोई खास असर नहीं होगा, जबकि 100 किलो की बॉडी यदि ऊपर गिर जाए तो उससे अच्छा खासा एक सीवियर इफेक्ट होगा। वी यूज टू से मोमेंटम is also directly proportional to mass. The effect of impact is also directly proportional to mass. Momentum mass के भी directly proportional है, momentum velocity के भी directly proportional है। इन दोनों ही इक्वेशंस को यदि हम क्लब करके देखें वेल से, momentum is equal to mass into velocity. Momentum is defined as scalar multiple of mass into velocity. Momentum is scalar multiple of mass into velocity. Momentum is scalar multiple of mass into velocity. It's a vector quantity. It's a vector quantity, means in order to represent it we need to specify both magnitude as well as the direction. इसका मतलब है इसे कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी हमेशा बताना होगा। इफ दिस एनी बॉडी having some mass m, having velocity v. We used to say momentum vector would be collinear with velocity vector. Momentum vector is collinear with velocity vector.
it's collinear with velocity vector. जैसे डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम भी होगा. Its unit is, it's given in kg meter per second. For mass, we'll have kg term. For velocity, we'll have meter per second. In SI system, in SI unit, this is system of international unit, while in CGS unit it's gram centimeter per second. This is in CGS unit. We used to say its dimension would be momentum, its dimension would be mlt to the power minus 1. This would be the dimension of momentum. Now, let's recall the first law of mechanics suggested by Newton. Newton's first law of motion. हम सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉल करते हैं. द लॉ सेज द बॉडी एट रेस्ट कीप्स ऑन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless some external force act on it. We call it Newton's first law of inertia. Inertia of rest. Newton's first law of inertia of rest, and then in another statement we have got Newton's first law of inertia of motion. Now inertia of rest says that any body at rest keeps on at rest until and unless some external force act on it. अब इसका मतलब क्या है? कोई सी भी बॉडी यदि रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी यदि जीरो है, उसका मोमेंटम जीरो होगा. कोई सी भी बॉडी यदि रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसका मोमेंटम जीरो होगा. Now the first law says that a body whose momentum is zero would maintain its zero momentum, would retain its zero momentum until and unless some external force act on it. हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इस तरीके से पढ़ते हैं. पढ़ने का तरीका हल्का सा बदल रहे हैं. अब उसी स्टेटमेंट को हम मोमेंटम के टर्म में पढ़ रहे हैं. अ बॉडी हुज मोमेंटम इज जीरो would maintain its momentum, would retain its momentum until and unless some external force act on it. यदि किसी बॉडी का, यदि किसी सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, तो वह हमेशा जीरो ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है. दूसरा स्टेटमेंट इनर्शिया ऑफ मोशन. अ बॉडी मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन would keep on moving with the same velocity in the same direction, with the same magnitude, until and unless some external force act on it. कोई सी भी बॉडी जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है,
वह उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड के साथ मूव करती जाएगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अब इसी को मैं दोबारा बोलता हूं, इस बार मोमेंटम के टर्म में बोलूंगा। अ बॉडी और अ सिस्टम हैविंग सम मोमेंटम would retain its momentum, would maintain its momentum until and unless some external force act on it. किसी बॉडी का यदि कोई मोमेंटम है तो वह मोमेंटम हमेशा बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमने जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन करा उसी समय हमें एकदम से आवश्यकता महसूस होती है न्यूटन्स सेकेंड लॉ की। हमने फर्स्ट लॉ में यह कहा है कि बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स अनिवार्य है, बिना फोर्स के मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है, उसका जीरो मोमेंटम है, तो वह हमेशा बना रहेगा जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगता। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी कुछ मास है, उसका कुछ वेलोसिटी है, तो वो मेंटेन रहेगा, वह मोमेंटम मेंटेन रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो अब दूसरा सवाल एकदम से हमारे दिमाग में आता है, मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, मगर फोर्स लगाने पर मोमेंटम चेंज कैसे होएगा? इन व्हाट मैनर do the momentum change when an external force act on it? हमारे इसी सवाल का हम जवाब देते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में। इट सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। Its rate of change of momentum is external force, or external force is rate of change of momentum. मैं इसी न्यूटन्स सेकेंड लॉ को अब मैथमेटिकली लिख देता हूं। फर्स्ट लॉ जैसे ही हम लिखते हैं उसी समय हमें सेकेंड लॉ की आवश्यकता महसूस हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हम बार बार बोल रहे हैं कि मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो इमीडिएटली यह सवाल आता है कि भाई ठीक है, फोर्स लगा दिया, अब फोर्स लगाने से मोमेंटम कैसे चेंज होएगा? उसी सवाल का जवाब न्यूटन ने सेकेंड लॉ में दे दिया। He said that external force is rate of change of momentum. Rate of change of momentum means dp by dt. The change in momentum with time. This is external force. This is mathematical illustration of Newton's second law. न्यूटन सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख देंगे। दिस इज मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन। अब अभी अभी हमने डिफाइन करा है मोमेंटम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, एक्सटर्नल फोर्स इज डी बाय डी टी ऑफ एम वी। External force is d by dt of mv.
rate of change of mass into velocity. Here we have got two quantities. Mass is one physical quantity, velocity is another physical quantity. D by dt of product of two physical quantities. We may always rewrite it in this manner. External forces. हम पहली क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे m dv बाय dt और दूसरी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. हमने पहले मास को कांस्टेंट रखा और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा. देन हम दूसरी क्वांटिटी को कांस्टेंट रख के पहली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे. आई मे रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस मैनर. d by dt of product of two quantities is always carried in this manner. First, keep the first quantity constant and differentiate second quantity. Plus, keep the second quantity constant and differentiate the first quantity. Mass को constant रखा, velocity को differentiate करा. Velocity को constant रखा, mass को differentiate करा. Now, this is a generalized expression for Newton's second law, which is always applicable. This is a generalized equation. Of second law. It's always applicable for any physical system. किसी भी तरह के फिजिकल सिस्टम के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है. Then we used to say, अभी तक हमने जितने भी सिस्टम पढ़े हैं, जितने भी सिस्टम सीखे हैं, इसके पहले जितने भी फिजिक्स में आपने सिस्टम सीखे, उन सभी सिस्टम में मास कांस्टेंट रहता था. इफ मास इज कांस्टेंट, यदि मास कांस्टेंट रहे, इन दैट केस dm by dt would be 0. Since mass is constant, यदि मास कांस्टेंट तो dm by dt 0 होगा. यदि dm by dt 0 हो गया तो यह टर्म 0 हो जाती थी. This term becomes 0 and we may rewrite external force is equal to m dv by dt. और dv by dt की जगह हम लिख देते थे एक्सीलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. अभी तक हम यह बात हमेशा लिखते चले आए, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे कोई सिस्टम देखे ही नहीं, ऐसे कोई सिस्टम सॉल्व ही नहीं करे. वी नेवर केम अक्रॉस सच टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच मास वेरीज. हमने हर बार वही प्रॉब्लम करे, वही सिचुएशंस देखी जहां मास कांस्टेंट रहता था. मास कांस्टेंट रखने की वजह से dm by dt 0 कह देते थे और external force equal to mass into acceleration. But this is a conditional expression, and that condition is mass is constant. If mass is kept constant. अब इस चैप्टर में हम ऐसी सिचुएशंस भी देखेंगे जहां पर मास कांस्टेंट नहीं होगा, जहां पर मास वेरिएशन होगा. और ऐसी जगह पर हम यह इक्वेशन, यह कंसेप्ट नहीं लगा सकेंगे. ऐसी जगह पर हमें जनरलाइज्ड इस कंसेप्ट को अप्लाई करना होगा.
This equation is always applicable. We may have a constant mass system, we may have a variable mass system. और पूरे चैप्टर में हम इसी इक्वेशन को अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग केसेस, और अलग अलग केसेस में इस इक्वेशंस को किस तरह से अप्लाई करा जाएगा, हम इसी बात को पूरे चैप्टर में थ्रू आउट सीखते रहेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. वंस अगेन इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम्स मे बी फ्रेम्ड एट एनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एट एनी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. हम ग्रेजुअली पहले बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और अल्टीमेटली हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जो ओलंपियाड्स और जेई के लिए रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है. अब दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. अभी तक हमने सिर्फ मोमेंटम की एक बेसिक डेफिनेशन लिखी है, न्यूटन्स लॉ से फोर्स और मोमेंटम